यस हेलो स्टूडेंट, हम आज न्यूक्लियर फिजिक्स की इस क्लास में अपन फर्मी जो प्लॉट है, क्यूरी प्लॉट था, उसके एप्लीकेशन के बारे में से प्रीवियस क्लास में बात कर रहे थे। मैं हाफ लाइफ टाइम ऑफ बीटा डीके यूजिंग द फर्मी क्यूरी प्लॉट, या फर्मी जो अपने पास एक थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग बीटा डीके का जो एनर्जी स्पेक्ट्रम कर्व है उसको अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं। मोमेंटम स्पेस के अंदर अपने एक्सप्लेन किया था। उसके अंदर अपन हाफ लाइफ के लिए अपने पास फॉर्मूला था कि टी हाफ इजकल टू अपन 0.693 अपॉन लैम्डा, और लैम्डा मीन्स द डीके कांस्टेंट इज द probability of beta transition or this transition process from 0 to maximum momentum space है, तो maximum momentum probability P in momentum space dPe ये डिफाइन किया था। कैपिटल P की वैल्यू फर्मी थ्योरी एक्सप्लेनेशन से अपने पास फाइंड की थी, कैपिटल P स्मॉल pe dPe इजकल टू मोमेंटम स्पेस है। यहाँ कुछ कांस्टेंट्स अपने पास ये डिफाइंड थे। मैं यहाँ पर कुछ कांस्टेंट्स की वैल्यू x मान लेता हूँ। जैसे अपने पास m नॉट इस सी से मल्टीप्लाई किया था, MIF था वो जो मैट्रिक्स एलिमेंट था, ठीक है। तो अपन इन सब एलिमेंट की जो वैल्यू है वो अपन इस डीके फॉर्मूले में मैं यहाँ पर एक फाइनाइट वैल्यू लिख रहा हूँ, जो इंटीग्रेशन करने पर एक फाइनाइट फंक्शन टर्म का इंटीग्रेशन फिक्स मानेंगे। तो मैं लिख रहा हूं जी स्क्वायर MIF का स्क्वायर, ये कांस्टेंट था। नीचे अपने पास 2 पाई क्यूब फन C क्यूब H कट, ठीक है, की पावर 7, और दूसरा था एनर्जी जो कूलम्ब करेक्शन टर्म F Z E इलेक्ट्रॉन एनर्जी का जो कूलम्ब करेक्शन टर्म थी। दूसरा अपने पास E माइनस EE का स्क्वायर और PE स्क्वायर DPE, ठीक है। ये अपने पास एक किसका फॉर्मूला है, बाय द फर्मी थ्योरी एक्सप्लेनेशन ऑफ बीटा इमिशन पार्टिकल प्रोबेबिलिटी इन मोमेंटम स्पेस इन रेंज PE एंड P प्लस DP। मतलब एक छोटा सा एक मोमेंटम स्पेस रेंज लिया है, उसके अंदर अपन ने ये फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था। किसको यूज करते हुए, क्वांटम मैकेनिक्स टाइम इंडिपेंडेंट पार्टिसिपेशन थ्योरी का फॉर्मूला एक्सपेंशन यूज करते हुए। बाद में इसमें कूलम्ब करेक्शन टर्म FZT मतलब एनर्जी का फंक्शन टर्म होगी, इसकी वैल्यू बीटा माइनस के लिए बीटा प्लस के लिए अलग फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अपन यहां पर लैम्डा की यहाँ लाइफ टाइम तो किसी प्रोसेस का फाइनाइट नहीं होता, लेकिन हाफ लाइफ का मतलब ये होता है कि जितने टाइम इंटरवल में, हाफ लाइफ का मीनिंग अपना होता है कि जितने टाइम इंटरवल में कोई भी सिस्टम या किसी भी प्रोसेस की मैक्सिमम क्वांटिटी की हाफ क्वांटिटी डिके हो जाती है, उस प्रोसेस को अपन उसका हाफ लाइफ कहते हैं। तो यहां पर अपन हाफ लाइफ डिफाइन करने के लिए डीके कांस्टेंट लैम्डा, डीके कांस्टेंट लैम्डा टाइम का रिवर्सल होता है पर सेकंड, कि पर सेकंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स डीके कितने हो रहे हैं, तो क्वांटिटी कितनी है वो निकालना चाहते हैं अपन। तो यहां प्रोबेबिलिटी फंक्शन में कि यदि इलेक्ट्रॉन का इस मोमेंटम स्पेस में 0 से P मैक्सिमम मोमेंटम P है, तो पूरे मोमेंटम स्पेस के अंदर उनकी जो फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी का जो मोमेंटम स्पेस इंटीग्रेशन है वो लैम्डा को इंडिकेट करता है। यहां P कैपिटल P D स्मॉल p की वैल्यू अपन फर्मी एक्सपेंशन से ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद में जो कांस्टेंट्स हैं वो तो बाहर आ जाते हैं,
इंटीग्रेशन एक रिमेनिंग टर्म रहती है जिसको भी अपन एक स्टैंडर्ड वैल्यू एफ दे देते हैं। तो यहां जैसे इसमें वैल्यू रखी तो अपन ने डिफाइन कर दिया था कि अपने पास एक कांस्टेंट्स है का स्क्वायर 2π³ c³ s7 और इंटीग्रेशन 0 से p मैक्सिमम f z e माइनस e का स्क्वायर p e स्क्वायर डी ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन टर्म है जिसको अपन नाम दे देते हैं MIF का स्क्वायर, ठीक है। स्मॉल f तो या कुछ भी अपन फंक्शन कैपिटल F, कोई फंक्शन इस इंटीग्रेशन की फिक्स वैल्यू f तो नाम दे दिया अपॉन 2π3 c³ s7, ये अपने पास लैम्डा की वैल्यू आ गई। जहां पर f क्या है, ये कोई फाइनाइट इंटीग्रेशन है मोमेंटम स्पेस में, यहाँ एनर्जी को मोमेंटम में चेंज करके अपने यहाँ f जो कूलॉम करेक्शन टर्म है इसको अपन बीटा माइनस इमिशन है या बीटा प्लस इमिशन है इसके लिए डिफाइंड करके इसकी वैल्यू रख के इस इंटीग्रेशन को शोल आउट करते हैं, तो अपने पास एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी। यहां पर रख दें लैम्डा की वैल्यू, ठीक है। अब लैम्डा की वैल्यू यहां रख दें तो अपने पास इसका हाफ लाइफ क्या आ जाएगा, तो इक्वल टू 0.693 ऊपर आ जाएगा 2π3 c³ s7 g² MIF का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा f, ठीक है। तो अपने पास का मतलब है कि हाफ लाइफ किस किस पैरामीटर पर डिपेंड करती है, उसको जो ये MIF क्या है, मैट्रिक्स एलिमेंट है, ट्रांजिशन फ्रॉम द इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट के लिए। तो ये इसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है, मतलब न्यूक्लियस स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। तो कौन से न्यूक्लियस स्ट्रक्चर की लाइफ टाइम सबसे ज्यादा होगी, यदि अपन न्यूक्लियस स्ट्रक्चर में लोवेस्ट वैल्यू वालों को देखें तो लोवेस्ट जेट की वैल्यू जो लो हो बहुत वेरी स्मॉल से, अपन हीलियम की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, लिथियम की बात करें, ये इनमें आइसोटोप रिलेटिव प्रॉपर्टी का इंड्यूशन होगा या नहीं होगा नहीं करते। इसका कारण क्या होता है, कारण अपने पास ये जो अपने फर्मी थ्योरी एक्सप्लेनेशन है वो भी बताती है कि MIF की वैल्यू के बेसिस के कारण कि इनका लाइफ टाइम क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो इसी वजह से ये क्या होता है, रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टी इंड्यूस नहीं करते। अपन इसी पैरामीटर में कि अपन हाफ लाइफ के बेसिस के ऊपर बीटा ट्रांजिशंस के फेवरेबल नॉन फेवरेबल जो ट्रांजिशंस हैं या सुपर अलाउड या अलाउड या अनअलाउड अनफेवर्ड ट्रांजिशन को डिफाइन कर सकते हैं। मतलब इस F2 हाफ, जैसे अपने पास ये F2 है, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू भी किस पर डिपेंड करेगी, एनर्जी रेंज, मोमेंटम रेंज, जिसको अपन किसी एक पैरामीटर में चेंज कर लेंगे। वो तो इंटीग्रेशन मोमेंटम है तो एनर्जी को मोमेंटम में चेंज करें। यहां पर जो F है वो भी कूलॉम करेक्शन टर्म है, वो एनर्जी पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो अपन यहां इस वैल्यू के बेसिस पर, जहां मैंने यहां इस इंटीग्रेशन के अंदर कुछ पैरामीटर्स से डिफाइन करने के बाद में अपन इस इंटीग्रेशन को एक फाइनाइट वैल्यू देते हैं। मैं यहां पर आपके पास एक टर्म इंक्लूड करता हूं, यहां पर एक टर्म इंक्लूड है जो ME की पावर 5 और C की पावर 9, तब ये रिलेटिविटीज में करेक्शन हो जाता है। जैसे यहां पर मैं नोट कर दूं g², कई बार क्वेश्चन के डायरेक्ट ये प्रूव दैट MF स्क्वायर अपॉन 2π3 c³ s7 और यहां पर ME की पावर 5 C की पावर 9
और फिर इंटीग्रेशन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इससे क्या होगा, इसके नीचे एक रिलेटिविटीज पैरामीटर एम ई स्क्वायर C4 MEC ये डिवाइड कर लेते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, और फिर इस इंटीग्रेशन को नाम केवल कैपिटल F2 दे देते हैं। तो ये कैपिटल F2 केवल स्मॉल f और कैपिटल F2 को इंडिकेशंस पैरामीटर है जिसके अंदर एक कुछ डिफरेंट है कॉन्स्टेंट्स का, कि उसके अंदर अपने कुछ कॉन्स्टेंट्स वैल्यू है वो उनका डिवाइड दे, ये रिलेटिविटीज पैरामीटर क्वांटिटीज है जैसे अपन रिलेटिविटीज फॉर्मूले में आती है। तो मतलब इस F2 वैल्यू के बेसिस पर F2 की वैल्यू मतलब किस पर, लाइफ टाइम, मतलब यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि ये F2 एक इंटीग्रेशन वैल्यू है और इस इंटीग्रेशन वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है इसका हाफ लाइफ टाइम, और हाफ लाइफ टाइम इसकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी या ट्रांजिशन नेचर को बताता है। तो अपन रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर की इस ट्रांजिशन नेचर को एक तो MIF ट्रांजिशन एलिमेंट के द्वारा डिफाइन कर दिया, दूसरा अपन इस फॉर्मूले को एक फाइनाइट क्वांटिटी के रूप में लिखते हैं, मैं IF जो डिफरेंट न्यूक्लियस के लिए हो। देखो न्यूक्लियस डिफरेंट होगी तो कौन सी क्वांटिटी चेंज होगी, देखो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है, लेकिन MIF तो न्यूक्लियस स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। तो अपन क्या होगा, ये तो अलग वैल्यू मतलब डिपेंड करेगी, तो मैं यहां ये लिखता हूं 0.693 मैं नाम दे देता हूं, और यहां टू नॉट अपॉन MIF का स्क्वायर। यहां जो टू नॉट है वो न्यूक्लियस स्ट्रक्चर पर डिपेंड नहीं कर रहा, न्यूक्लियस स्ट्रक्चर टर्म MIF मैंने नीचे सेपरेट कर दिया, ये एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है, स्पेक्ट्रम एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है। तो अपने पास यहां ये टू नॉट की वैल्यू इसका कंपेयरिंग करके अपन फाइंड आउट कर सकते हैं कि टू नॉट कांस्टेंट क्या है। तो केवल इसका मेन बेसिस अपना यही है कि हाफ लाइफ टाइम बीटा डीके का कैसे फाइंड करते हैं, कि सिंपली फॉर्मूला ये होता है जिसमें लैम्डा का डेफिनेशन ये होती है, फर्मी थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन मोमेंटम स्पेस का एक्सपेंशन अपने टाइम इंडिपेंडेंट पार्टिशन थ्योरी से इस टाइप से डिफाइन करते हैं, जिसमें कूलाम करेक्शन टर्म भी इंक्लूड की गई है। इसकी वैल्यू इसमें रख के लैम्डा के लिए फिर एक इंटीग्रेशन फाइनाइट वैल्यू आ जाती है जो रिलेटिव पैरामीटर में इस टाइप करते हैं। तो ऊपर यहां पर देखो ये जो इंटीग्रेशन पहले F2, क्यों यहां पर मैंने कुछ क्वांटिटीज का डिवाइड दे दिया तो ऊपर यहां मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो ये वैल्यू कोई ऑप्टो कहलाती है, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू इस पर डिपेंड करता है क्या, हाफ लाइफ टाइम ऑफ बीटा डीके। दूसरा इसे MIF जो एलिमेंट है वो मैट्रिक्स एलिमेंट न्यूक्लियस स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है, तो इसलिए अपन इसको एक कांस्टेंट के टर्म में इस टाइप के फॉर्मूले में अपन क्या कर दिया, रिप्रेजेंटेशन कर दिया। तो यहां जो इंटीग्रेशन वैल्यू है, टू नॉट जो वैल्यू है, उसके द्वारा अपन कुछ ट्रांजिशन को फेवरेबल और नॉन फेवरेबल या अलाउड या सुपर अलाउड कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। देखो इस F2 की वैल्यू इन सेवरल टाइम्स ऑर्डर में आती है, तो मतलब एक लार्ज वैल्यू आती है डिपेंड ऑन द न्यूक्लियस स्ट्रक्चर। तो अपने पास हायर ऑर्डर न्यूक्लियस स्ट्रक्चर के लिए जो इसकी वैल्यू है वो हायर ऑर्डर में आती है, मतलब हाई सेकंड 10 की पावर 8 सेकंड आ गई। तो कोई भी क्वांटिटी जब लार्ज वैल्यू टर्म में हो, लार्ज वैल्यू में हो, तो उसका लॉग ले लेते हैं ताकि हमको सिंप्लीफाइड दूसरी डायमेंशन में डिफाइंड हो, डायमेंशन सेम रहती है लेकिन वैल्यू स्मॉल डिफाइंड हो जाती है। मान लो कि 100 है तो 100 का लॉग 10 ले लें तो कितना हो जाएगा 2। तो मतलब अपने पास 2 लॉन्ग मतलब एक हायर लार्ज टर्म्स वैल्यू होती है 10 की ऑर्डर में, उनको अपन रिप्रेजेंट करने के लिए लॉग टर्म ले लेते हैं। तो अपन कैसे डिफाइन करेंगे, इसकी हाई वैल्यू है तो न्यूक्लियस के लिए लॉग T हाफ, मतलब इसका बेसिस 10 है, यदि ln लेते हैं तो बेस E होता है। तो इसकी वैल्यू
होगी तो वैल्यू तो वही, लेकिन ये वैल्यू एक फाइनाइट ऑर्डर में डिफाइंड हो जाएगी, इंटीजर में डिफाइंड हो जाएगी। वैसे अपन लार्ज वैल्यू आती है एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है सेवरल टाइम पर। तो इस log f t हाफ की वैल्यू के बेसिस पर, क्या वैल्यू, log t हाफ, मतलब किसी न्यूक्लियस के लिए हाफ लाइफ ऑफ बीटा डीके का log वैल्यू के बेसिस पर अपन बीटा ट्रांजिशंस को डिफाइंड करते हैं। मतलब मैं हेड डालता हूं, हाफ लाइफ ऑफ बीटा डीके लॉग इन टर्म ऑफ लॉगरिथमिक, लॉग नाम देता हूं मैं टी हाफ। यहां पर एक फंक्शन के लिए, इंटीग्रेशन के लिए अपन इसकी वैल्यू निकाल लें कि अपने पास एक हाफ लाइफ टाइम के लिए अपने पास एक इंटीग्रेशन था f, वो भी किस पे डिपेंड करता है, हाफ लाइफ पर डिपेंड करता है। तो अपन इसका इस फाइनाइट वैल्यू को, हाफ लाइफ को, यदि इसकी वैल्यू f हो इंटीग्रेशन के रूप में, कि इसका जो फॉर्मूला है वो एक फंक्शन आता है f टो हाफ, वो इंटीग्रेशन था। उस इंटीग्रेशन की वैल्यू के बेसिस पर f ठो जो वैल्यू इंटीग्रेशन आती है, इस f ठो की वैल्यू के बेसिस पर, f टो हाफ का मतलब हाफ लाइफ के अंदर एक इंटीग्रेशन टर्म आती है, इसको f टो हाफ भी कहते हैं, f t हाफ भी कहते हैं। कई बुकों में आपको ऐसे सिंबल स्मॉल f में दिखेगा और यहाँ टो हाफ भी लिखाएगा, t हाफ भी लिखाएगा, f टो हाफ भी लिख देते हैं। मतलब फंक्शन f आ जाए तो वो इंटीग्रेशन है और केवल t आ जाए तो लाइफ टाइम है। तो इन दोनों का अपने पास इस इंटीग्रेशन की वैल्यू का अपन लॉगरिथमिक वैल्यू निकालें, और वो लॉगरिथमिक वैल्यू की जो वैल्यू है वो अपन यदि अपन फाइंड करें तो उसकी बेसिस पर अपन ये कह सकते हैं कि इसका जो ट्रांजिशन सुपर अलाउड कब होगा। तो यहां पर f टो हाफ, f t हाफ या f हाफ, मैं तीनों इंटीग्रेशन लेता हूं जहां पर अलग अलग नोट्स में, अलग अलग बुक्स में आपको अलग नोटेशन मिलेगा। f टो इंटीग्रेशन है, ये ध्यान रख लेना। मतलब हाफ लाइफ के अंदर जो अपने एक फाइनाइट इंटीग्रेशन टर्म डिफाइन करते हैं वो है f टो। तो इसका लॉगरिथमिक, इसका भी क्या लेंगे, लॉगरिथमिक वैल्यू, मतलब मान लो log f टो हाफ, ये ले लिया हमने। तो केस फर्स्ट, पहला पॉइंट कि इफ वैल्यू ऑफ f टो हाफ लाइज बिटवीन, अपन पहले एक फाइनाइट वैल्यू का रेंज लें 3 to 4, 3 to 4 के बीच में है, इसके वैल्यू पर मिले 3 to 4, तो ट्रांजिशंस आर अलाउड एंड फेवर्ड, या इसको सुपर अलाउड कहते हैं। तो ट्रांजिशन क्या होंगे, देन ट्रांजिशंस अलाउड एंड फेवरेबल, जिसको अपन दूसरा नाम सुपर अलाउड कह सकते हैं। मतलब मेजरमेंट है इस एप्रो, इस इंटीग्रेशन के बेसिस पर किसी एप्लीकेशन बताओ, तो एप्लीकेशन है कि अपन इसका एप्रो वैल्यू निकाल लेते हैं, जो एक अपन फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके है, उसके अंदर अपने पास
हाफ निकालते समय अपने पास एक इंटीग्रेशन टर्म डिपेंड करते हैं, उस इंटीग्रेशन टर्म को अपन एफ टू हाफ वैल्यू के अंदर डिफाइन करते हैं और उस इंटीग्रेशन की वैल्यू के बेसिस पर अपने पास यहाँ पर इसके ट्रांजिशन कैटेगरी को डिफाइन किया गया है। तो देखो ट्रांजिशन कैटेगरी के अंदर अपने पास दूसरा वैल्यू आएगी, सुपर अलाउड हो गया दूसरा, इफ वैल्यू लाइज बिटवीन, अब पहला दूसरा कंपोनेंट लेते हैं 4.5 to 5, देखो ये रेंज है, मैं जिस बुक से लिखा रहा हूं, कई बुकों में 0.1, 0.2 या 0.5 रेंज का डिफरेंट मिलेगा, लेकिन अप्रोक्स एक सिमेट्री रेंज आपको फाइनाइट इसी रेंज में मिलेगी। ठीक है, तो 3 to 4, 4.5 to 5, देन बीटा ट्रांजिशन अलाउड बट नॉट फेवर्ड, अलाउड तो होंगे, देन अलाउड बट नॉट फेवरेबल ट्रांजिशंस, बट यहां सुपर अलाउड ट्रांजिशन होंगे, यहां केवल अलाउड ट्रांजिशन होंगे यदि इसकी वैल्यू इस रेंज में एग्जिस्ट है। बाद में भी इस एफ टू हाफ की वैल्यू 7 to 9 है, तो ये ट्रांजिशंस नॉट अलाउड होंगे, मतलब इसको अपन ये कह सकते हैं फोरबिडन ट्रांजिशंस होंगे। थर्ड, इफ lies between 7 to 9, then इसको कहते हैं फर्स्ट forbidden region of transition। फर्स्ट फॉरबिडन ट्रांजिशंस मतलब अलाउड नहीं है, यहां पर न फेवरेबल है, फॉरबिडन ट्रांजिशन है, लेकिन इसको अपन फर्स्ट फॉरबिडन ट्रांजिशंस कहते हैं। ठीक है, आगे इसकी वैल्यू जब 10 से अबव है तो एक फाइनाइट रेंज में 13 to 40 सेकंड फॉरबिडन रीजन, फर्स्ट फॉरबिडन, सेकंड फॉरबिडन, ये जो रीजन्स डिफाइन किए गए हैं वो इस F2 की वैल्यू के बेसिस पर अपन ट्रांजिशन, बीटा ट्रांजिशन का एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये मतलब एप्लीकेशन के अंदर स्टिल जो लवर अपने पास है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, यदि अपने पास हायर वैल्यू पर जाता है क्या एफ टू हाफ, और एफ टू हाफ यदि हायर वैल्यू पर जाता है तो उसका लाइफ टाइम क्या होता है, बहुत कम होगा। तो हायर ऑर्डर, तो फॉरबिडन ट्रांजिशन ऑफ हायर ऑर्डर फॉर विच द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इज स्टिल लोअर, मतलब ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी उनके लिए क्या होगी, बहुत कम होगी। ठीक है, सेकेंड टॉपिक में आज अपने पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के बेसिस पर मैं इसको सोल्व कराऊं। ड्राइव द एक्सपेंशन फॉर द शेप ऑफ बीटा स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ फर्मी थ्योरी इन एनर्जी रेंज। क्वेश्चन सेम ही है जो अपने ड्राइव कर दिया कि अपन को बीटा स्पेक्ट्रम को इन एनर्जी रेंज में डिस्क्राइब करना है। पहले की थ्योरी दोबारा चाहे हाँ फर्स्ट टाइम, अब यहां तो मैं यहां डायरेक्ट यूज करूंगा फॉर्मूला जहां तक अपन ने ड्राइव कर दिया, लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर देना है आपको वो स्टार्ट से फर्मी थ्योरी के एज्यूम्पशन से पहले मोमेंटम रेंज में से मोमेंटम स्पेस में डिफाइन कर दिया, वहां तक अपन ड्राइव करेंगे। फिर उस मोमेंटम स्पेस डेरिवेशन को अपन उसको एनर्जी स्पेस डेरिवेशन में कन्वर्ट कर देंगे बाय द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड एनर्जी। ठीक है,
ठीक है, अपने पास क्वेश्चन आ गया कि एक्सप्रेशन निकालना है एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ बीटा डीके यूजिंग फर्मी थ्योरी। ठीक है, एनर्जी स्पेक्ट्रम, तो अपन को मोमेंटम स्पेक्ट्रम ऑफ बीटा डीके का फाइंड है, अपने टाइम इंडिपेंडेंट पर्ट्रीब्यूशन थ्योरी से अपन ने फाइंड कर लिया। और क्या क्या है जिससे मानते हुए कि फर्मी थ्योरी का मैं रिपीट कर देता हूं। फर्मी थ्योरी में बेसिक क्या क्या माना गया है कि सबसे पहला पॉइंट जो मैं एक सिंपल एक्सप्लेनेशन लैंग्वेज में आपको लिखा होगा कि बीटा डीके प्रोसेस में न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स का कन्वर्जन होता है, मतलब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है या एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। तो बाय दिस कन्वर्जन ऑफ दीज न्यूक्लियॉन्स emit two type of particles, beta particle and neutrino are have the weak interaction field and along to EM field emission from the atom। मतलब वो दो फंडामेंटल पार्टिकल का इमिशन होता है जो एक वीक इंटरेक्शन फील्ड जनरेट करते हैं। वो फील्ड एक EM फील्ड के समतुल्य होता है जो एक परमाणु से उत्पन्न होता है। पहला कंसीडरेशन लिया गया, अलग अलग डिफाइन कर दिया कि बीटा प्लस पार्टिकल के साथ एंटी न्यूट्रिनो और बीटा माइनस पार्टिकल के साथ में एंटी न्यूट्रिनो, बीटा प्लस पार्टिकल के साथ में सोल्व में यहां से न्यूट्रिनो। एक न्यूट्रॉन यदि प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो क्या इमिट होगा, बीटा माइनस, तो इसके साथ एंटी न्यूट्रिनो आएगा। तो मतलब बीटा माइनस के साथ एंटी न्यूट्रिनो और प्रोटॉन का कन्वर्जन यदि न्यूट्रॉन में होता है तो बीटा प्लस पार्टिकल के साथ न्यूट्रिनो आता है। तो इसने बताया कि इन दोनों टाइप की जो प्रोसेस है न्यूक्लियस में होती है, तो इसमें दो टाइप के लैप्टॉन्स बोलते हैं इनको, और ये वीक इंटरेक्शन के द्वारा इन कंपेरिजन टू न्यूट्रॉन प्रोटॉन में तो हाई स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है, लेकिन ये वीक इंटरेक्शन फील्ड जनरेट होता है जो एक एटम से इमिट EM रेडिएशन के इक्विवेलेंट होता है। दूसरा पता है कि जो न्यूट्रिनो पार्टिकल्स है द इंट्रिंसिक स्पिन आल्सो हाफ एच कट, मतलब इनकी जो इंट्रिंसिक स्पिन क्या होती है, हाफ एच कट होती है स्पिन मोमेंटम, तो स्पिन क्वांटम नंबर हाफ होती है। सिमिलरली बीटा पार्टिकल की भी हाफ होती है, इसलिए पर यहां पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन फॉलो होता है। ये न्यूट्रोनियो जो न्यूट्रिनो कंसेप्ट है वो इसी के बेसिस पर डिफाइन की गई थी कि बीटा पार्टिकल इमिशन के अंदर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन को कंसीडर करते हुए ध्यान में रखा गया कि यदि बीटा पार्टिकल इमिट हो रहा तो उनके साथ ऐसे पार्टिकल का इमिशन होना चाहिए जो क्या होते हैं, जिनका इंट्रिंसिक स्पिन मोमेंटम क्या हो, हाफ हो, बट मास इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू बीटा पार्टिकल्स एट रेस्ट मास ऑफ न्यूट्रिनो इज टेक टू 0। ठीक है, दूसरा इसमें यह माना गया कि जो बीटा पार्टिकल फर्मी स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं, यहां पर अपने पास ये रिलेटिविटी नॉन रिलेटिविटीज वेलोसिटी रखते हैं बीटा पार्टिकल, तो यहां पर नॉन रिलेटिविटीज वेलोसिटी कंसिस्ट होने नॉन रिलेटिविटीज एनालिसिस एप्लीकेबल है। तीसरा कि टोटल एनर्जी ऑफ दिस बीटा डीके इज शेयर बिटवीन ओनली टू टाइप ऑफ पार्टिकल्स बीटा एंड न्यूट्रिनो। किस बीटा डीके की जो टोटल एनर्जी है वो इन दोनों ही पार्टिकल में शेयर्ड हो जाती है। ठीक है, कि टाइम इंडिपेंडेंट पार्टिसिपेशन थ्योरी का गुड एप्रोप्रिएशन रिजल्ट है तो वो यूज करते हैं। हाँ, न्यूक्लियस हैवी होती है इनके कंपैरिजन में, इसलिए से काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, तो अपन कई टाइप की, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फील्ड है, वीक इंटरेक्शन फील्ड है, तो इनकी इस टाइप का इंटरेक्शन मानते हुए और टाइम इंडिपेंडेंट पार्टिसिपेशन थ्योरी को यूज करके
एक ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का एक्सपेंशन ड्राइव किया था। जो याद हो आपको तो वो कैसे था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इमिस्ड बीटा पार्टिकल इन मोमेंटम रेंज। मोमेंटम रेंज कौन सा है? पीई एंड पीई प्लस डीपीई। इस मोमेंटम रेंज में इमिशन बीटा पार्टिकल की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कैपिटल पी डीपी इज इक्वल टू 2 अपॉन एस कट एच आई एफ का स्क्वायर डी एन अपॉन डी ई। ये टाइम इंडिपेंडेंट पर्टिब्यूशन थ्योरी के अकॉर्डिंग ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का एक्सपेंशन है जो अपने मोमेंटम स्पेस में लिया है। HIF मैट्रिक्स एलिमेंट है, ट्रांजिशन फ्रॉम फाइनल स्टेट इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। और dn अपॉन ई क्या है? एनर्जी क्वांटम स्टेट्स डेंसिटी है, मतलब पर यूनिट एनर्जी रेंज में क्वांटम स्टेट्स हैं, ठीक है, जिनको अपन एक क्वांटम एक्टिव स्टेट की वैल्यू कैसे किस फेनोमेना से निकालते हैं कि एक फर्मियन या जो क्वांटम स्टेट का जो मिनिमम ऑक्यूपेंसी वॉल्यूम है वो एस क्यूब डायमेंशन का होता है। तो टोटल फेज स्पेस का वॉल्यूम निकाल के इसमें एस क्यूब का तो क्वांटम स्टेट नंबर आ जाती है, और वो एनर्जी का डिवाइड देंगे तो एनर्जी डेंसिटी स्टेट्स आ जाएगी। उसका एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। HIF की वैल्यू को भी अपन क्वांटम मैकेनिकली जो फॉर्मूला होता है उसके बेसिस पे डिफाइन कर लेते हैं। ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद में अपने पास यहां बीटा प्लस और बीटा माइनस का जो स्पेक्ट्रम है वो प्रैक्टिकली डिफरेंट होता है, तो उसको डिफाइन करने के लिए इसमें कूलाम्ब करेक्शन टर्म भी इंक्लूड कर दी गई। ये डेरिवेशन मैं इसलिए नहीं कर रहा, यहां इसका डेरिवेशन मोमेंटम स्पेस में हो चुका है, केवल अपन को चेंज करना है एनर्जी स्पेक्ट्रम में। तो यहां पर अपन मोमेंटम स्पेस के अंदर अपने पास ये सब वैल्यूज अपन फाइंड कर ली, अरे सब्स्टिट्यूट कर दी, कूलाम्ब करेक्शन टर्म को भी इंक्लूड कर दिया, क्योंकि बीटा प्लस और बीटा माइनस में इलेक्ट्रॉन इमिशन के टाइम ऑपोजिटिवली इंटरेक्ट फोर्स होता है बाय द न्यूक्लियस। जैसे बीटा प्लस पार्टिकल जैसे न्यूक्लियस से आउट आएगा तो उस पर न्यूक्लियस रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करेगा, क्यों पॉजिटिव है। और बीटा माइनस पार्टिकल जैसे न्यूक्लियस सरफेस से लीव होगा इनसाइड में तो वो हाईली इंटरेक्टिव रीजन में होता है, लेकिन जैसे ही इमिशन न्यूक्लियस सरफेस भी होता है तो न्यूक्लियस उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा बीटा माइनस को, क्योंकि नेगेटिव है वो। इसलिए दोनों की एनर्जी की वेरिएशन स्पेक्ट्रम क्या होती है, प्रोबेबिलिटी स्टेशन क्या होता है, डिफरेंस हो जाता है। या कह सकते हैं कि जीरो एनर्जी का बीटा प्लस पार्टिकल तो पॉसिबल है, क्यों? वो अपनी एनर्जी कहां लॉस कर दी, और जीरो एनर्जी पर कोई बीटा प्लस पार्टिकल पॉसिबल नहीं है, सॉरी, क्यों? क्योंकि जीरो एनर्जी पर बीटा पार्टिकल पॉसिबल इसलिए नहीं है कि उसकी एनर्जी उसको रिपल्स की गई है, कहां से? न्यूक्लियस के द्वारा। जबकि बीटा माइनस पार्टिकल तो एक एनर्जी फाइनाइट नहीं होने की वजह से वो इमिट नहीं हो पाता, इसलिए एक फाइनाइट जीरो वैल्यू के बीटा माइनस पार्टिकल्स तो एक्सप्लेंस है, क्योंकि कुछ एनर्जी वहां से क्या कर दी, लॉस कर दी उसने, तो फिर वो जीरो एनर्जी का आ गया। इमिशन में तो थी एनर्जी, अंदर जब न्यूक्लियन कन्वर्जन हुआ तब तो उसको एनर्जी डिलीवर हो गई, लेकिन वो एनर्जी उस रिपल्सन वर्कडन में लॉस हो गई, इसलिए जीरो एनर्जी के बीटा प्लस पार्टिकल का ईश्वर बीटा माइनस पार्टिकल प्रोवाइड हो जाते हैं अपन को एक्सपेरिमेंट के लिए। इनको अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए ही अपने पास एनर्जी स्पेक्ट्रम, पहले मैंने एक अप्रोक्सीमेटली एनर्जी स्पेक्ट्रम आपको मोमेंटम स्पेस के बेसिस पर बता दिया था, लेकिन परफेक्टली एनर्जी स्पेक्ट्रम भी प्लॉट करके यहां एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहां ये सब वैल्यूज रखने के बाद में, कूलाम्ब करेक्शन होने के बाद में अपने पास यहां एक सिंपली एक्सप्रेशन है जो मैं लिख देता हूं कि यहां पर कुछ कांस्टेंट्स को यहां ए मान लिया है, जी स्क्वायर है, 2 पाई है, एस क्यूब है, वो सारी क्वांटिटीज है। मैं यहां कूलाम्ब करेक्शन टर्म थी अपने पास जेड ई, ठीक है, और ई माइनस ई का स्क्वायर, ठीक है, पीई का स्क्वायर और डीपीई। यहाँ जो अंदर क्वांटिटीज है सबको कांस्टेंट ए में इंक्लूड कर दिया। यहाँ तक तो अपन
डेरिवेशन कर चुके हैं। तो इसको अपन एनर्जी स्पेक्ट्रम में फाइंड आउट करना चाहते हैं। मतलब यहां जो अपना पर सेकंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल एनर्जी, यहां पर ये प्रोबेबिलिटी क्या बताती है, पर सेकंड इमिशन पार्टिकल्स, प्रोबेबल ये इतनी पार्टिकल्स इमिट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या चेंज करना है, केवल ये मोमेंटम रेंज में है बस एक्सपेंशन। इसको किस में चेंज करना है, एनर्जी रेंज में करना है। मतलब जैसे मोमेंटम रेंज क्या मानिए अपन ने, टीई पी प्लस डीपी, तो इसे क्रॉसकोर्डिंग में काइनेटिक एनर्जी का रेंज मान लेता हूं बीटा पार्टिकल ई एंड ई प्लस डीई। बस इस एक्सपेंशन में चेंज करना है इसको। तो देखिए अपन एनर्जी मोमेंटम रिलेशन को यूज करते हुए बाद में इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं। यूजिंग एनर्जी मोमेंटम, यूजिंग एनर्जी मोमेंटम रिलेटिविटीज रिलेशन क्या था कि सिंपली ये होता है ई स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम नोट स्क्वायर सी 4। तो अपन इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल के लिए इसको अप्लाइड करें तो उसकी टोटल एनर्जी E को अपन उसकी रेस्ट मास एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो E क्या है इसकी, काइनेटिक एनर्जी। तो मतलब अपने मान लें कि टोटल एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल E प्लस ME C स्क्वायर, या ME रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या बीटा पार्टिकल है। तो यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, E प्लस ME C स्क्वायर का होल स्क्वायर, मोमेंटम PE आ जाएगा प्लस मास ME स्क्वायर C4, A प्लस 20 का होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर दो, E का स्क्वायर C4 टू ME C स्क्वायर इजकल टू PE स्क्वायर C स्क्वायर प्लस ME स्क्वायर C4। ठीक है, बस एक टर्म तो कैंसिल हो गई। ठीक है, तो PE के साथ रिलेशन निकालना अपन को, पी सी स्क्वायर का डिवाइड दे दो उधर, PE स्क्वायर इजकल टू, ये टर्म है इसमें सी स्क्वायर का उधर डिवाइड दे रहा हूं तो उधर आ जाएगा EE स्क्वायर प्लस 2ME C की पावर ME EE C स्क्वायर और इजकल टू क्या आ गया C स्क्वायर। यदि मोमेंटम P स्क्वायर इजकल टू वैल्यू निकालें तो E प्लस अपने पास ये फाइनल वैल्यू आ जाएगी। इसमें से E कॉमन ले लें, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लें, EE प्लस 2ME C स्क्वायर और E कॉमन ले लें अपॉन C स्क्वायर, लिख सकते हैं। अपन दोनों तरफ पार्शियली डिफरेंशिएटिंग करते हैं, डिफरेंशिएटिंग करें तो देखिए अपने पास
यहाँ इस फॉर्मूले तो वैल्यू रखनी है अपन को। तो यहां पर अपन पी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करें तो 2 पीई डी पीई ऐसा लिख सकते हैं, 2 पीई डी पी। दूसरा अपन एम नोट स्क्वायर टी, यहां पर एनर्जी के साथ में ई का डीई है, और इस साइड में देखो अपने पास ई पार्ट इसमें भी है और ये कांस्टेंट पार्ट है। तो डिफरेंशिएशन वैसे इस टोटल पार्ट को अपन टोटल एनर्जी ई के टर्म में लिख सकते हैं, और टोटल एनर्जी ई के टर्म में यदि इसको एक्सपेंड करें तो अपने पास क्या टर्म बचेगी, एनर्जी पी का केवल डीई, डीई पार्ट कैसे बचा कि देखो यहां पर इसको पहले ई स्क्वायर करेंगे तो 2 ई डीई, ठीक है, फिर एम नोट स्क्वायर ई को यहां केवल डीई आ जाएगा, 2 पूरे में कॉमन आ जाएगा, और 2 कॉमन आके वापस ई डी कॉमन ले लेंगे, मतलब तो इसका डिफरेंशिएशन अपन मैं अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दूं, अलग टर्म का, पहले टर्म का अपॉन सी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो यह आ जाएगा 2ई डीई, ठीक है। सेकंड में 2 सी स्क्वायर जो है वो डीई आ जाएगा, तो 2 तो कॉमन कैंसिल कर दें, पीई डीपी, इसमें 2 कॉमन आ गया, डीई भी कॉमन ले लेते हैं, तो ई प्लस एम ई सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डीई, ठीक है। तो देखो अपने पास यदि पीई की वैल्यू रखनी हो तो इसका अंडरूट ले लेंगे, और डीपीई की वैल्यू रखनी हो तो वहां से रख देंगे पीई इंटू डीपी की वैल्यू अपने पास एनर्जी ई में है। तो देखो अपने पास यहां इस एक्सपेंशन में देखो, इसको मैं आगे कर दूं दोबारा जिस साइज में रिप्रेजेंट कर दें, ए कैपिटल एफ जेड ई, ठीक है, ये एनर्जी भी रिप्रेजेंट है ई माइनस ई का स्क्वायर, यहां ऐसे लिख दें पीई पीई डी पी, तो इसकी वैल्यू तो अपने पास यहां रही, और पीई की वैल्यू यहां से इसको अंडरूट लेके निकालना है, दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, और ये अपने पास किसकी वैल्यू है, पी स्क्वायर की वैल्यू है, और ये अपने पास पी डी पी की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू मैं प्रोबेबिलिटी वाला जो फंक्शन है उसमें लास्ट में यहां सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो एक्सपेंशन आ जाएगा कैपिटल पी स्मॉल पी डी पी इजकल टू ए एफ जेड ई, ई माइनस ई का होल स्क्वायर, पी की वैल्यू आएगी ई प्लस 2 सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर हाफ, और मैं ई की पावर हाफ को अलग कर देता हूँ, अंडरूट पी डी पी की जगह फिर ई प्लस एम ई सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डी ई, ठीक।
मतलब दो जो ब्रैकेट में क्वांटिटी है इनका भी अपने पास अलग अलग टर्म है कि 2m0² इसमें m0² नहीं है। यदि अपन बीटा पार्टिकल की एनर्जीज की रेस्ट मास एनर्जी के कंपैरिजन में बीटा इमिशन में 3 या 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की जो बीटा पार्टिकल्स रेज इमिट होती है और इसकी जो रेस्ट मास एनर्जी है वो अपन कैसे फाइंड करते हैं, MEc² की वैल्यू कैसे दें, m का मतलब किसमें इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg के अंदर, और c² 3 इंटू 10⁸ का हो गया स्क्वायर, ये तो जूल में आएगा। और फिर इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे कैसे, डिवाइड दे देंगे 1.6 इंटू 10⁻90, फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻6, तो यहां अपने पास एक काउंट करना पड़ेगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो वैल्यू है वो जो अपने इमिशन पार्टिकल्स की जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, वही जो बीटा ई की जो वैल्यू अपन निकालते हैं, बीटा ई की वैल्यू है वो इस कैलकुलेशन कंपैरिजन में वेरी वेरी लेस MEc² आती है। तो इससे क्या कर सकते हैं अपन, दो टर्म शॉर्ट टर्म कर सकते हैं, इस टर्म में और इसमें। जो मल्टीप्लाई में कभी अपन नेग्लिजिबल नहीं करते, लेकिन प्लस में होती है तो एक टर्म दूसरी टर्म के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट होके कैंसिल कर देते हैं। तो वो कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, एक तो इस पार्ट में होगा और एक इस पार्ट में होगा और एक सारा कांस्टेंट में आ जाएगा। ए और अपने पास वैसे कांस्टेंट में मैं लिखूं तो c की पावर क्यूब आ जाएगी नीचे, और वहां 2MEc² की पावर हाफ है और MEc² है, ठीक है। फिर FZEE और ये टर्म है ही अपने पास E माइनस ई का स्क्वायर, बाद में बच गया √EE और DEE। ये अपने पास एनर्जी स्पेक्ट्रम एक्सपेंशन आ गया बाय द फर्मी थ्योरी। बस मोमेंटम स्पेस को, मोमेंटम स्पेस रिप्रेजेंटेशन को एनर्जी स्पेस रिप्रेजेंटेशन में चेंज कर दिया बाय फर्मी थ्योरी एक्सपेंशन को। अब यहां पर यदि जो एटॉमिक जो कूलॉम करेक्शन टर्म है, डिस्ट्रीब्यूशन इमिशन पार्टिकल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको कहते हैं एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बीटा डीके। लेकिन यहां पर कूलॉम टर्म इंटरेक्शन के लिए बीटा प्लस और बीटा माइनस के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। लेकिन जब अपना एटॉमिक नंबर क्या हो, बहुत इज वेरी स्मॉल वैल्यू हो, तो उस समय कूलॉम करेक्शन टर्म इज टेंस टू नेगेटिव, मतलब टेंस टू 0, नेग्लिजिबल। कि इफ एटॉमिक नंबर Z टेंस टू 0, मतलब लाइट न्यूक्लियाई हो, तो इस समय अपने पास जो करेक्शन टर्म है ये इज ऑल्सो टेंस टू 0। तो इस कंडीशन में अपने प्रोबेबिलिटी जो PE फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होगी, 0। तो अपना पहला केस है कि अपन लाइट न्यूक्लियाई के लिए बीटा इमिशन प्रोबेबिलिटी लॉस होती है, चाहे वो बीटा माइनस स्पेक्ट्रम हो चाहे बीटा प्लस स्पेक्ट्रम, वो 0 से ऑलमोस्ट कांस्टेंट है और जो अपने पास है इक्वल होगा टेंस टू एनी 0। दूसरा केस, फॉर द हायर जेट वैल्यू,
द कूलम्ब करेक्शन आल्सो बी इफेक्टिव। ये पहला केस तो था लोअर वैल्यू ऑफ जेट, मतलब यहां पर ऐसा लिख सकते हैं अपन, लोअर वैल्यू ऑफ जेट। दूसरा केस ले रहा हूं 4 हायर वैल्यू ऑफ जेट, द कूलम्ब करेक्शन इज द इफेक्टिव। बट इसके दो पार्ट होंगे, बीटा प्लस के लिए, बीटा माइनस के लिए। तो 4 बीटा माइनस इमिशन, बीटा पार्टिक इमिशन के लिए क्या होना चाहिए, क्या होता है बीटा इमिशन के लिए, इसकी वैल्यू होती है जो डिफाइंड की गई है जेट ई इज टेंस टू 1 अपॉन अंडरूट ई। बीटा इमिशन के लिए मतलब बीटा इमिटेड पार्टिकल है मान लें, तो उन इमिटेड पार्टिकल के लिए जो एनर्जी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसमें कूलम्ब अट्रैक्शन उतना ही कम होगा। क्यों? जैसे एक आइडिया दो कि एनर्जी ज्यादा होने पर स्पीड ज्यादा होगी और न्यूक्लियस अपना स्टैटिक फोर्स में है, तो एक स्पीडिंग पार्टिकल यदि न्यूक्लियस से पास हो रहा है, एक स्लोली पार्टिकल पास हो रहा है या स्टैटिक पार्टिकल पास में है, तो तीनों में कूलम्ब करेक्शन क्या होती है, इफेक्टिव होती है, मतलब चेंज होती है। तो वो कूलम्ब करेक्शन चेंज एनर्जी की इनवर्स के डिपेंड होने का मतलब जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी कम होगी। तो बीटा इनवर्स एनर्जी के इनवर्सली बीटा इमिटेड में हो गया। तो दूसरा, तो इस कंडीशन में अपन यदि इस पे पैटर्न खींचे, दूसरा फॉर द बीटा प्लस इमिशन एफ जेड ई, जो एफ जेड ई की वैल्यू है वो अपने पास एक एक्सपोनेंशियली रूप से ई की पावर माइनस बीटा अंडरूट ई की पावर माइनस बी कोस्टेंट अंडरूट ई अपॉन अंडरूट ई। जिसकी वैल्यू 0 पर 0, मतलब एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो, लेकिन 0 पर इसकी वैल्यू 0 होगी। तो 0 पर 0 होने का मतलब क्या होता है, कूलम्ब करेक्शन, कूलम्ब जो टर्म है वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी टर्म है, ये कोई फंक्शन नहीं। तो प्रोबेबिलिटी एनर्जी ज्यादा होने पर कम होने पर अपने पास कूलम्ब करेक्शन इफेक्टिव होता है। तो अपने पास यहां एनर्जी 0 होने पर कूलम्ब टर्म टेंस टू 0, तो प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग 0। तो मतलब स्लोली पार्टिकल या रेस्ट पार्टिकल इसमें से इमिट नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे अपन एनर्जी को इंक्रीज करेंगे पार्टिकल एनर्जी इमिशन स्टार्ट होगा। तो अपन यहां प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो कूलम्ब करेक्शन का है वो डायरेक्ट में फोर्स से भी डिपेंड नहीं करके, फोर्स है, ये फोर्स टर्म नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी है उस बीटा पार्टिकल को इमिट करने की जो कूलम्ब फोर्स के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों टर्म्स को अपन आइडियल मानते हुए एज्यूम किया, याद रखना है कि कूलम्ब फॉर हायर जेट के लिए बीटा माइनस इमिशन के लिए कूलम्ब करेक्शन टर्म की वैल्यू अप्रोक्स 1 अपॉन अंडरूट टी होती है, और बीटा प्लस के लिए जो कूलम्ब करेक्शन वैल्यू है वो माइनस बी अपॉन अंडरूट टी अपॉन अंडरूट टी होती है। तो इसके बेसिस पर अपन दोनों का फॉर्मूला अलग अलग खींचे, मतलब ये इसमें एक बार तो F2 की वैल्यू फॉर द बीटा माइनस इमिशन का खींचे, एक बार बीटा प्लस इमिशन का खींचे, तो अपने पास ग्राफ डिफरेंट डिफरेंट आएगा। देखते हैं क्लास में क्या फर्क होगा। ठीक है, और ये अपने पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। मैं ग्राफ खींचना चाहता हूं,
किसके साथ, एनर्जी ई के साथ, बीटा ई की एनर्जी, और यहाँ अपने पास प्रोबेबिलिटी पीई का ग्राफ है। ठीक, तो अब कई बार इसको अपन इस फॉर्मूले को, प्रोबेबिलिटी को डी एन अपॉन डी ई लिखते हैं, एनर्जी रेंज के साथ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ बीटा पार्टिकल प्रोबेबिलिटी के प्रोपोर्शनल होंगे बीटा पार्टिकल, मतलब प्रोबेबिलिटी में इक्विप स्टेट्स हैं ही अपने पास, एनर्जी डेंसिटी में स्टेट्स हैं। तो इसके अंदर देखो यहां एफ तो ई की जगह क्या लिखेंगे 1 अपॉन अंडर टी, तो अंडर टी कैंसिल हो जाएगा, ई माइनस ई नोट स्क्वायर डी ई बचेगा और सारे कांस्टेंट होंगे। कि पहले यहां लिख लें 4 बीटा माइनस इमिशन प्रोबेबिलिटी पीई इज टेंस टू ई माइनस ई का स्क्वायर ई माइनस ई का स्क्वायर। तो सब कैसा ग्राफ आना चाहिए, देखो पहले अपने पास जब एनर्जी ई की वैल्यू 0 कर दें तो मैक्सिमम होगा, और जब ई नोट आ जाएगा तब क्या होगा, ई बराबर ई नोट पर, फिर जैसे जैसे अपनी वैल्यू बढ़ाएंगे क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, पहले एक बार इंक्रीज होगी, कारण तो ई बराबर माइनस ई पर ये 0 पार्ट है, ठीक है, लेकिन पहले स्टार्ट में ई इक्वल टू 0 है तो ई स्क्वायर मैक्सिमम है, अपने पास करेक्शन वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। फिर ये स्लाइटली वैल्यू इंक्रीज होने का जो मीनिंग है वो अपने पास किस कंसेप्ट से, यहां डायरेक्टली इसमें से खींचें, तो ई स्क्वायर को अपन इंक्रीज करें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, पहले 0 पर मैक्सिमम है तो डिक्रीजिंग फंक्शन आना चाहिए स्क्वायर का, आर स्क्वायर का, लेकिन ये प्रैक्टिकली जो वैल्यू है वो अपने पास बीटा पार्टिकल की एक फाइनाइट वैल्यू से, हाँ फिर ये डिक्रीजिंग पार्ट यूं आता है, ठीक है। तो ये स्मॉल वेरिएशन करेक्शन होना है कूलाम्ब करेक्शन का परफेक्टली, या कूलाम्ब करेक्शन इफेक्टेंस का है जो एटॉमिक नंबर या उसकी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। दूसरा अपने पास ग्राफ बीटा किसका लें, प्लस का, और बीटा प्लस के टाइम अपन क्या रखेंगे, यहां पर ई की पावर माइनस बी, मतलब 4 बीटा प्लस इमिशन प्रोबेबिलिटी फंक्शन ई की पावर बी अपॉन अंडू टी तो कैंसिल हो जाएगा, और ई माइनस ई का स्क्वायर, 0 पर इसकी वैल्यू 0, क्यों, ये इनफाइनाइट टू 0 चला जाएगा, तो ये मैक्सिमम एक बार इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों फंक्शन है इसमें, तो इसकी वैल्यू एक बार मैक्सिमम होके फिर मिनिमम होगी, तो इसका ग्राफ अपने पास इस टाइप का। ये बीटा माइनस के लिए ये लगभग स्लोटिंग, देखो यहां पर ये मैक्सिमम वैल्यू एक्सपेरिमेंट नहीं, लगभग थोड़ा सा स्मॉल इंक्रीजिंग होते हुए अपने पास यूं आता है, जबकि ग्राफ के अकॉर्डिंग तो मैक्सिमम से डिक्रीज फंक्शन ही आना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली वैल्यू में करेक्शन आता है जो अपने परफेक्टली कूलाम्ब वैल्यू का करेक्शन नोट करता है। तो यहां पर अपने पास ये तो आ गया बीटा प्लस इमिशन के लिए, और ये बीटा माइनस इमिशन के लिए, जिसको अपन एनर्जी स्पेक्ट्रम वो बीटा पार्टिकल कहते हैं, बोथ बीटा प्लस एंड बीटा माइनस। यदि कूलाम्ब करेक्शन नहीं दें तो बीटा माइनस के लिए, बीटा माइनस के लिए भी इसकी वैल्यू 0 आती है। यदि अपन कूलाम्ब करेक्शन इंक्लूड नहीं करें तो उस समय इसका ग्राफ, जो कूलाम्ब करेक्शन यदि इंक्लूड नहीं करते तो उसका ग्राफ भी क्या आता, 0 से। यहां पर कई बार पूछ लें विदाउट कूलाम्ब करेक्शन डॉट डॉट से दिखा दें, ये किसके लिए है, बीटा माइनस डीके
विदाउट कूलम्ब करेक्शन, क्योंकि जीरो हो जाएगा टी के बेसिस पर। तो ये होता है एनर्जी स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन यूजिंग द फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डिके, कि बीटा माइनस पार्टिकल का ग्राफ मैक्सिमम से स्टार्ट होने का रीजन अपने यहां पर कूलम्ब करेक्शन टर्म से इंक्लूड कर दिया, बीटा प्लस जीरो से होता है। यदि बीटा कूलम्ब करेक्शन को इंक्लूड नहीं करते हैं तो दोनों ग्राफ जीरो से स्टार्ट होते हैं। जिस ग्राफ का मतलब ये है कि जीरो एनर्जी के बीटा माइनस पार्टिकल प्रोवाइड होते हैं, पर जीरो एनर्जी के बीटा प्लस पार्टिकल प्रोवाइड नहीं होते। क्यों? यदि वो अंदर से जीरो पार्टिकल के भी इमिस हो गए तो उस पर न्यूक्लियस रिपल्स फोर्स लगा देगी तो एनर्जी तो आएगी। लेकिन इनके पास मान लो थोड़ी बहुत एनर्जी थी, लेकिन वो कूलम्ब रिपल्सन के कारण क्या हुई, वहां लॉस हो गई, तो जीरो एनर्जी के पॉसिबल है। ये अपन प्रैक्टिकली इसका एक्सप्लेन या अपन थ्योरेटिकली इसका एक्सप्लेनेशन कंसेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये अपन बीटा स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन। कल अपन इसका एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन के बेसिस पर, ध्यान रखना कभी क्वेश्चन एनर्जी स्पेक्ट्रम एक्सप्लेनेशन बाय द फर्मी थ्योरी आए तो उसको मोमेंटम स्पेस रिप्रेजेंटेशन को एनर्जी स्पेस रिप्रेजेंटेशन करके उसमें कूलम्ब इंटरेक्शन टर्म को इंक्लूड करके दोनों के स्पेक्ट्रम्स ग्राफ प्लॉट करने हैं, और वो विदाउट करेक्शन का ग्राफ भी अपन को ये बताना है, जिसका फिर फिजिकल मीनिंग भी ये बताते हैं कि बीटा प्लस की जीरो एनर्जी के पार्टिकल नहीं होने का मतलब है यदि इमिट में कोई पार्टिकल थोड़ी सी एनर्जी भी लेके आया तो न्यूक्लियस ने इसको रिपल्स दे दिया, तो अपने पास तो हाई एनर्जी का आना चाहिए, जीरो का पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए नहीं आता प्रैक्टिकली। लेकिन बीटा माइनस पार्टिकल का पॉसिबल है, क्यों? वो अंदर एनर्जी लेके आया था, जो प्रोसेस थी अंदर की, लेकिन सरफेस पर अट्रैक्शन के कारण उसने अपनी एनर्जी लॉस कर दी, इसलिए जीरो एनर्जी के बीटा पार्टिकल भी इमिट हो गए। ठीक है, ये ठीक है, अपन कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इससे आगे इसका एक्सप्लेनेशन। ओके, थैंक्स।